सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में 5, 6 और 7 अप्रैल का बिहार न्यूज़ में जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसके पहले 2 दिन वीडियो नहीं बनाया हूँ क्योंकि उसमें विशेष न्यूज़ भी नहीं था और वजह मैं एक ही दिन इसको वीडियो को बना दूँगा। तो आज के इस लेक्चर में 5, 6 और 7 अप्रैल का न्यूज़ तो कवर तो करूँगा ही करूँगा, साथ साथ एक जल जीवन जो हरियाली मिशन है उसका एक मोरल पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके जीएस पेपर फर्स्ट या सेकंड और ऐसे में भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो आज का लेक्चर में यही सब चीज़ होने वाला है। तो आइए आज का जो है ना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला खबर इसमें यही है कि आज से ये 5 तारीख को ही आया था न्यूज़पेपर में कि फेक न्यूज़ और समाज पर उसका प्रभाव। जैसे कि आपको पता है कि सासाराम और नालंदा में जो जिस तरह से जो रामनवमी के दिन जो घटनाएँ हुई, सांप्रदायिक कुछ घटनाएँ देखने को मिली बिहार में, तो उसमें पुलिस जब जाँच की तो पुलिस को पता चला कि अफवाह ने लोगों में फैलाया था भ्रम, सोशल मीडिया का बना इसका जरिया। मैं ऑलरेडी इसका मुनाफा डिस्कस कर चुका हूँ इसी सीरीज में, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको किसी न किसी दिन ये मिल जाएगा, जिसमें मैं कराया था कि फेक न्यूज़ क्या है, इसके मतलब कि प्रसार के क्या माध्यम है, इसका समाज पर क्या प्रभाव है। तो ऑब्वियस बात है, फेक न्यूज़ किसी भी गलत न्यूज़ जो कि किसी स्वार्थवश या किसी लाभ के दृष्टिकोण से जो है ना समाज में फैलाई जाती है, इसका माध्यम क्या है। अभी सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब तो कहीं ना कहीं इसका मेन माध्यम बन गया। इसलिए जब भी कभी इस तरह कहीं घटनाएं होती है, सबसे पहले इंटरनेट को ही बंद किया जाता है ताकि मैसेज सर्कुलेट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो न्यूज़ पुलिस का जो आया रिपोर्ट, उसमें यही कहा गया कि कुछ मेनली अफवाह था। एक अफवाह मैं बताता हूँ यहाँ क्या था अफवाह, कि शोभा यात्रा में महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी हुई। ये एक अफवाह फैला। जब इसका फैक्ट चेक किया गया, सच्चाई ये था कि जांच के बाद पुलिस ने कहा शोभा यात्रा में किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ घटनाएं हुई ही नहीं थी। ठीक ना। एक और है यहाँ पे कि बिहार शरीफ के धर्म विशेष के परिवारों का पलायन। बिहार शरीफ और अगल बगल के किसी क्षेत्र में हिंसक घटनाएं कर किसी का पलायन नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कि आज कोई घटना हुआ, उसी दिन किसी का ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन से वो घर से निकलेगा, ऑब्वियस बात कोई घर से निकलेगा तो आदमी अपना सामान या बैग तो लेके निकलेगा। अब उसका आदमी फोटो खींच के वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता है, लगता है कि नहीं पलायन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना बचना चाहिए। और यही जो है फेक न्यूज़ जो है ना काफ़ी, अभी अगर देखा जाए अभी लेटेस्ट में फेक न्यूज़ सबसे बड़ा जो है ना इंडिया के सामने सबसे बड़ा चुनौती है। अगर आपको कभी ऐसे में लिखना पड़ जाए कि जो इंटरनेट या जो सोशल मीडिया है अभिशाप है या वरदान है, तो मेरे ख्याल से इस एंगल से देखा जाए ये तो कहीं ना कहीं जो अभिशाप ही है, क्योंकि समाज को तोड़ने का भी काम कर रहा है। तो अब हाँ, पॉजिटिव बात इसका बहुत सारा, लेकिन अगर निगेटिव एक्सपेक्ट आप लेगा तो आप ये भी डालेंगे कि इस तरह चीज़ें देखने को मिला। चाहे जो तमिलनाडु से श्रमिकों के भागने की जो सच बात था, वहाँ भी कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ काम कर रहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा फेक न्यूज़ और समाज उसका प्रभाव, तो फेक न्यूज़ को बताइए क्या होता है और समाज पर प्रभाव। आप देखिए सिंपल सी कितना खतरनाक प्रभाव समाज पर पड़ा। तो अब यहाँ पे इंटरव्यू में जिनका होगा 67 ऑडिटर या फिर जो भी इंटरव्यू देंगे, उनके लिए यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जिस तरह से जो घटनाएं होती है इस जगह क्या करना चाहिए। तो देखिए 1-2 चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, बाकी आप अपने लेवल पर सोच लीजिएगा जिनका इंटरव्यू है। जैसे कि यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ देखिए कि जब ये घटनाएं हुई तो उसके बाद क्या हुआ ना कि डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि हालात समान है। सद्भावना मार्च भी निकाला गया जिसमें कि मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। तो जब भी कभी इस तरह घटनाएं होती हो या हुई हो तो मामला को शांत करने का एक अच्छा तरीका, ठीक है, पुलिस प्रशासन से काम करेगी, इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद जो लोकल जो प्रतिनिधि है, चाहे विधायक है या एमएलए है, एमएलसी है, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या उस इलाके के जो मंत्री जो सरकार में हैं, उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अपने राज्य में ऐसा नहीं हो पाता है। ये जो है आप ऐसा करके बोल सकते हैं कि जब भी कभी इस तरह घटनाएं हो तो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि जिनका समझ थोड़ा बहुत प्रभाव है, उनको आना चाहिए और इन तरह की चीज़ों को ना लोगों को समझना चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश तो सबसे मिलकर बना हुआ ना। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि राजनीतिक जो है ना लाभ लेने के दृष्टिकोण से कोई एमएलए कुछ बोल देगा, कोई एमएलए कुछ बोल देगा। तो यहाँ पे ना जब भी कभी इस तरह घटनाएं होनी चाहिए तो आप अपना राजनीतिक लाभ छोड़ के जनता के हित के लिए सोचिए, देश के हित के लिए हमको सोचना चाहिए। ऐसे करके आप 1-2 आंसर इसमें सोच लीजिएगा। बाकी अगर आप मेंस का अगर आंसर लिख रहे हैं तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए, या उसके बाद या पहले, ऐसे मतलब कि सद्भावना मार्च ऐसे निकलते रहना चाहिए। मतलब अगर कभी कोई मान लीजिए कि अभी रामनवमी हुआ, अभी रमज़ान का फेस्टिवल चल रहा है, अभी देखिए एक ऐसा समय जिसमें हर एक धर्म का वो फेस्टिवल आ रहा है इसी बीच में, तो कहीं ना कहीं जो भी किसी भी
शहर में एक मीटिंग होना चाहिए सभी धर्मों के लोगों का, नहीं आपस में मिलजुल, क्योंकि देखिए कोई भी अगर धर्म है तो उसमें जो भी इलाका मोहल्ला वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका उस जगह अच्छा खासा प्रभाव होता है, वो अच्छे रूप में प्रभाव उनका होता है। तो ऐसे लोगों से मीटिंग करके ना आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। हालांकि पुलिस ऐसा करती भी है, पुलिस जो है ना जब भी कभी बड़ा कोई चीज़ें होने बढ़ाता है पुलिस जाके मीटिंग करती है सब लोगों से शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ऐसा होना चाहिए। तो आप ऐसे करके प्रयास में चीज़ों में लिख सकते हैं। और बाकी इस तरह की चीज़ों को फेक न्यूज़ को रोकने के लिए हमको साइबर सेल अच्छे मजबूत करने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम जो फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना आप इसके प्रति अवेयर रहिए, क्योंकि अभी पिछले अगले आप जो भी एग्जाम दें 68 का मैथ्स दीजिए, 67 का इंटरव्यू दीजिए या 69 का दीजिए, वहाँ पे फेक न्यूज़ या सोशल मीडिया काफ़ी चर्चा में इशू रहेगा। तो आपको इस पर ना कम से कम होना चाहिए कि मेरा क्या अप्रोच रहेगा। तो आप अपना अप्रोच डेवलप कीजिए, इसमें हम क्या स्टैंड लेंगे, चाहे इंटरव्यू में या मेंस के पेपर में या ऐसे में हम क्या लिखें जो हमको बेहतर मार्क्स आए। मैं बस आपको रास्ता बता दिया, आप इसको अपने एंगल से कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये अगर कोई भी अगर न्यूज़ इसको पढ़ेगा तो ये न्यूज़ लगेगा छोड़ दो इसको नहीं पढ़ते, लेकिन देखिए कितना बात निकल के सामने आ रहा है, वही है। तो मेरा जो इस जो सीरीज़ के माध्यम से वही पर्पस है कि आपको पीटी मेंस इंटरव्यू या और भी जो किसी भी टॉपिक पे कैसे सोचा जाए, कैसे उसे अपने एग्जाम की चीज़ निकाला जाए, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ ये पीटी के लिए है। सीमावर्ती जिलों में जमीन विवाद सबसे ज़्यादा है। तो पूर्णिया में सबसे अधिक जो है ना आपका ज़मीन का विवाद है, फिर दूसरा पूर्वी चंपारण में है, और वैसे बिहार जो है पूरे देश में ज़मीन विवाद में सबसे ज़्यादा है। आप ये डेटा याद रखिएगा, या अगर बिहार के लिए कुछ लिख दीजिएगा। बाकी मेंस में ये देखिए उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को मिला लाभ तो चंदन की सोच को मिली। मतलब कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का अगर कोई आपको केस हिस्ट्री लिखना हो मेंस में या कहीं भी या ऐसे में आप दिखा सकते हैं। जो है ये लड़का है, ये जो क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया था ये कि इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा के जो है ना काफ़ी लोगों को उसने क्या दिया, यहाँ पे रोजगार दिया है। और ये एक ना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन चुका है वहाँ का, मतलब ये जो है ना आपका भोजपुर जिले का। तो आप इसको देख लीजिएगा, तो इसका इन्होंने 10 लाख रुपया इसको मिला था और इसने जो है ना बिजनेस शुरू किया था। इसको आप देख लीजिएगा जो ये काम किया है। नेक्स्ट जो है, हाँ ये अभी जो है ना क्या कहते हैं, अभी भूटान के राजा, इसको IR का इसमें एक पेज आ गया, इसमें सुन लीजिए। अभी भूटान के राजा हैं जिमगे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये मंगलवार को यहाँ भारत इनका दौरा था। तो इन्होंने 5 चीज़ हुआ है। अर्थव्यवस्था में 13 वंशीय योजना का सहयोग करेगा भारत, व्यापार संपर्क और निवेश में सहयोग करने का बात हुआ है, फिर दीर्घकालिक और सतत व्यापार सुधार बनाने की बात हुआ है, फिर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बात हुआ है, और भी स्टार्टअप के एरिया में हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है ना वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं भूटान के, उनका नाम है लेटो शेरिंग, ने कहा था कि डोकलाम जो है वहाँ पे त्रिजक्सन से समुद्री सीमा विवाद को हल करने में चीन का बराबर अधिकार है। तो कुछ मामला यहाँ गड़बड़ हो गया था, मतलब कि क्योंकि भूटान का जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया के ही अंडर में आता है, चाहे उनका जो रक्षा हो या जो सामरिक है इंडिया के ही तहत है। लेकिन जब इस तरह का बयान जब दिया गया तो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होगा। तब यहाँ आके जो महाराजा जब आए तो मामला भी क्या है, नॉर्मल है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये IR का टॉपिक है। बाकी IR में इसको हम सही ढंग से करा देंगे। अगला है 5 साल में भारी बारिश दोगुनी पर नहीं आया भूजल। बिहार में बारिश ठीक ठाक हो रही है, लेकिन उसका हम सही ढंग से संरक्षण नहीं करने की वजह से जो है ना ये जो है आपका सही ढंग से उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसका एक जो है ना मैं बता दिया हूँ आंसर इसी सीरीज में कि बिहार अपने जल का युक्त प्रबंधन नहीं कर पा रहा है या सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। बिहार में जल संसाधन की कोई कमी नहीं है, चाहे ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो या वर्षा की पानी हो या नदी के पानी हो, लेकिन हम उसका सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मैं मोरल बता दिया ऑलरेडी, देख लीजिएगा। इसमें बस वही है कि कुछ डेटा जो आपको जानना चाहिए इसको मैं बता देता हूँ। देखिए डेटा लिख लीजिए। यहाँ कहता है कृषि रोड मैप बताते हैं कि बिहार में 2011 में प्रति व्यक्ति सहती जल की उपलब्धता 1594 घन मीटर था। 17 में यह उपलब्धता घटकर 1213 घन मीटर हो गया। 25 में 1006 हो जाएगा और 50 आते आते मात्र 635 घन मीटर हो जाएगा। ये देखिए कितना हमारे यहाँ जो है ना, आप इसको ऐसे भी एक लाइन ग्राफ से ऐसे घटता जा रहा है मेरा क्या सहती जल का रिसोर्स। इसको देख लीजिएगा। जब इसका मतलब हमको यहाँ पे संरक्षण करना बहुत ही क्या है जरूरी है, अन्यथा हम बहुत जो है ना भुगतने को तैयार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये पीटी में जल जीवन सर्वे में समस्तीपुर रहा अव्वल। ये केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वे 2023 के तहत जो जनवरी के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिला देश में पहला, दूसरे पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पर बांका। लगातार जो है ना पहले दूसरे तीसरे पर देखा लिखा हुआ है।
बिहार समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, बांका, इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, ये पीटी के पर्पज से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए पीटी के पर्पज का क्वेश्चन है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सुगंधित मरचा या मेरचा धान को जीआई टैग हासिल हुआ है। बस इसको आप बाकी बिहार से और कितने भी जीआई टैग मिला उसको एक बार देख लीजिएगा। देन यहाँ पीटी में भी पूछेगा, ये रामानंद तिवारी जो ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इनका ध्यान रखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 1906 में भोजपुर जिले के ग्राम रमडिगरा में हुआ था, ठीक ना। फिर ये जो है ना 1930 में ये सिपाही में नौकरी किए, 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में आ गए थे, महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। उसके बाद फिर 1952 से लेकर 1972 तक बिहार विधानसभा के मेंबर रहे। 1952 के आम चुनाव में भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा से विधायक भी चुने गए थे। 72 तक यहीं से लड़ते और जीतते भी रहे। ये आजीवन समाजवादी रहे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, लोहिया जी को ये मानते थे। उसके बाद ये फिर बक्सर से भी जनता पार्टी सांसद बने थे 1967 में, और 1970 में ये बिहार के पुलिस मंत्री भी रहे थे। बाद में जो है ना 1967 में इनको मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिला। अपनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ को मिलाकर सरकार बनाना था। मतलब ये ध्यान रखिएगा, इनका जो ना अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको ध्यान रखिए, पीटी में पूछेगा, बाकी मेंस में इसका पूछने का कोई चांस नहीं है। बाकी अभी केंद्र राज्य संबंध में बार बात कर रहा हूँ कि 67 में क्वेश्चन पूछा कि हालिया घटनाक्रम में बताइए कि बिहार और केंद्र सरकार के बीच संबंध कैसा है। तो मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार के जो मंत्री थे, जो जल संसाधन मंत्री, उन्होंने बार कहा कि नदी जोड़ो परियोजना का बात है, या वित्त मंत्री जो बिहार के उनका कहना है कि बजट पैसा नहीं मिल रहा है। ये सब विवाद तो है ही है। एक और लेकिन लेटेस्ट विवाद अभी आया हुआ है कि जो सासाराम और बिहार से जो हिंसा की घटनाएं हुई थी, गृह मंत्री जो देश के हैं अमित शाह, उन्होंने राज्यपाल जो बिहार के राज्यपाल को कॉल किया था कि हाँ बताइए क्या है नहीं है। तो नीतीश कुमार जो मंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल राज्यपाल से ही नहीं, सरकार से भी बातचीत होनी चाहिए। ये ऑब्वियस है भी, बात भी सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसलिए कहा जाए राज्यपाल क्या केंद्र का एजेंट है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो गृह मंत्री, जब भी कभी इस तरह की साम्प्रदायिक घटना होनी चाहिए तो हमको किसी राजनीतिक एंगल से नहीं बल्कि यहाँ पे एक देश में सद्भावना के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और तुरंत यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी को जो है ना नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ। हालांकि केंद्र ने अपनी पुलिस भेजी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि यहाँ पे राज्य के मुखिया से भी बात होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस देश के संविधान को देख लीजिए, क्या केवल गवर्नर से की जाती है बात या सरकार से कोई बातचीत की जाती है। यह कानून बना हुआ है, राज्य सरकार की सहमति से कुछ होता है। कुछ लोग वही मतलब कहने मतलब ये है कि आप कहना, इन्होंने खुद बोला कि संघीय व्यवस्था का ये अपमान है। तो केंद्र राज्य जब विवाद कभी बिहार को लेकर लिखा, तो आप ये सब बात भी यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी ये मीडिया के बारे में उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये मैं बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन एक बनाया भी था, जो बिहार का जो विधान जो मंडल है, बिहार में विधान मंडल मतलब क्या, एक तो विधान परिषद भी है और एक विधानसभा भी है, दो सदन है। तो दोनों सदन जो पिछले कुछ दिनों जो कार्य करे, क्या उसके जो कार्य करने का जो क्षमता है उसमें क्या कमी आया है। तो यहाँ पे देखिए विधान परिषद में 1195 में से 331 प्रश्नों का मिला जवाब, 721 रह गए लंबित। इसका मतलब ये है कि विधान परिषद भी सही ढंग से नहीं काम कर रही है। और जो इस बजट सत्र में जो ना सब मिला के 22 बैठक हुआ, ठीक ना, 22 बैठक, और ये अपना सही ढंग से काम नहीं, मतलब आप दिखा सकते हैं कि ऐसे करके। बाकी जो है ना यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑनलाइन जो होना, इसको नेवा बोलते हैं, नेशनल ई विधान, सबके इस विधान परिषद में आ गया। तो इसको पीटी में पूछ चुका है एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बिहार राज्य गीत से बजट सत्र का हुआ समापन, पहली बार हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में बजट सत्र का समापन बिहार राज्य गीत से हुआ, यह पहली बार हुआ। पिछले कुछ वर्षों में सदन की शुरुआत राष्ट्रगान से होती थी और समापन राष्ट्रगीत से होता था। 27 फरवरी से बजट सत्र शुरू से पहले राष्ट्रगान हुआ था, लेकिन जब खत्म हुआ तो राज्य का गीत गाया गया और ये राजगीत 2012 में अपनाया गया था। क्या नाम है, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार का लोकार्पण किया गया था। इसके कवि कौन है, सतराय ने इसकी रचना की है। पीटी के लिए ध्यान रखिएगा। इसका जो संगीतज्ञ शिव कुमार वर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने संगीत दिया है और गाया किसने, उदित नारायण और साधना सरगम ने। ये आप पीटी के लिए सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विधानमंडल में शोरगुल और कार, देखिए फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जो भी विधान जो सभा का जो बैठक हुआ है, सत्र रहा, बाधित रहा, फिर भी सरकारी विभागों ने उत्तर देने में कोताही नहीं की। ये विधानसभा के अध्यक्ष जी का कहना है। आप सिंपल यहाँ लिखिएगा कि शोरगुल रहा, ठीक ना। बाकी कुछ यहाँ डेटा दिया हुआ है, कुल मिलाकर देखिए इतने प्रश्न आए, इतने प्रश्न को स्वीकृति दिया गया। एक कुछ डेटा और फैक्ट आप जो है लिख सकते हो। और कुल मिला के इसमें कितना बैठक हुआ, 22 बैठक हुआ। तो बाकी आपका शोरगुल क्यों हुआ मैं पहले भी जिक्र कर चुका है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है,
हाँ, ये मतलब कि न्यूज है एक, सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम का एक न्यूज चैनल मीडिया था, उस पर जो है ना बैन लगा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ता के सामने सच बोलना प्रेस का ड्यूटी है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप प्रेस को नहीं दबा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक ना। और इन्होंने कहा भी है कि लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र के स्वतंत्र और निडर प्रेस होना बहुत जरूरी। प्रेस का ड्यूटी है वो सत्ता के सामने सच बोले और लोगों के सामने उन तथ्यों को स्पष्ट करें जिनकी मदद से लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। ये बात आप ऐसे में चिपका सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मतलब कि स्कीम का पूरे देश को एक करने का प्रयास है भारत सरकार का, के तहत बिहटा के IIT परिसर में युवा संगम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। ये आप PT के पर्पज से को याद रखिएगा। ये आज का न्यूज़ है, इसके पहले जो भी बताया वो 5 और 6 अप्रैल का था, ये 7 अप्रैल का था। यहाँ पे पहला हेडलाइन है कि इंजीनियरिंग गांव जाकर जो है ना जल की आवश्यकता जानेंगे। मतलब जो भी बिहार के इंजीनियर हैं वो जो भी स्कीम चल रहा है, चाहे वो हर घर नल का जल हो या पानी से समस्या जो भी है, तो अब ये लोग गांव जाके घर घर जाके समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। ये कल जो है ना नीतीश कुमार जी जो उद्घाटन कर रहे थे लगभग जो है जो सहती जल जो जैसे कि एक होता है इसमें आपका आहार पइन, तालाब, चेक डैम, लिफ्ट योजनाओं का ये कल उद्घाटन कर रहे थे। और लगभग 242 जो है योजनाओं का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। मतलब कहने का ये है कि जल संसाधन या जल का कैसे प्रबंधन किया जाए और जल का बेहतर कैसे प्रयोग किया जाए, तो इसके लिए जो है ना सरकार काफ़ी प्रयासरत है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कल जो मुजफ्फरपुर में 512 करोड़ से बने इथेनॉल प्लांट की शुरुआत हुई है। ये PT में पूछ सकता है कि कहाँ, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में। ये ध्यान रखिएगा आपका, ये क्योंकि एरिया देके पूछेगा तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है ना, बाकी इन्होंने जो है यहाँ पे और भी कुछ कहा है, जैसे कि कुछ चीज़ें देख लीजिए PT के मेंस के पर्पज से कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि जो हम इतना सौर ऊर्जा बना रहे हैं अपने भवन पे, मतलब मुख्यमंत्री भवन पे, कि उससे जो है ना एनर्जी हम अपना पूरा कर पा रहे हैं। उन्होंने और कहा है कि 2012 में हम लोगों ने जल हरियाली मिशन की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि 22 करोड़ लग गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है ना 4 साल में 10 करोड़ 72 लाख पौधे लगाए गए हैं। बिहार का हरित आवरण बढ़ के 15% हो गया। इसे 17 तक करने ले जाने का प्रयास है। ये PT में पूछ चुका था, अब 17 तक इनका टारगेट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब PT का फैक्ट है, खुद नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। बाकी नवादा में इसी वर्ष पहुंचेगा गंगा जल। अभी तक 3 जो है शहर में पहुंच चुका है, जिसमें कि आपका गया, बोधगया, राजगीर हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ नवादा जिला बचा है, वहाँ भी ये पहुँच जाएगा। उन्होंने वही कहा कि जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर 19 जनवरी 2020 को बिहार में अब तक सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। 5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। फल्गु नदी पर गयाजी डैम रबर का निर्माण कर गया है, यहाँ पर्यटन काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सब इन्होंने, बाकी छत पर जो बर्फा जल का संग्रह कीजिए उसके लिए भी काम हो रहा है। ऐसा इन्होंने कुछ बात कहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है ना PT के लिए पूछेगा कि बच्चों में पुस्तक बांटने के लिए 11 अप्रैल को बनेगा पुस्तकोत्सव, मतलब पुस्तक का उत्सव मनाया जाएगा। मतलब कि जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को पूछ सकता है कि जो बिहार में जो मनाया गया ये जो पुस्तक का उत्सव जो है ना, ये किस क्लास के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे को, जिसमें कि राइट टू फ्री किताब इन लोग को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये मिड डे मील स्कीम 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसको शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है कि मिड डे मील क्या है। तो 61 लाख बच्चे जो है ना अभी भी मिड डे मील की योजना से क्या है, बाहर है। यहाँ पे डेटा दिया है, इतना डेटा आप तो याद नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी एक मोटा मोटी अगर मिड डे मील में पूछेगा क्या कमियाँ हैं, तो बच्चे उसके साथ अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं। जिस पर्पज से इसको शुरू किया गया था वो कहीं ना कहीं कमी है। और 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को इसमें जो मिड डे मील में उपलब्ध कराया जाता है भोजन, इसका शॉर्ट नोट आप तैयार रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 7 ही डॉक्टर है। 1 लाख की आबादी में मात्र 7 ही डॉक्टर है। ये 67 मेंस में ऑलरेडी पूछ चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार काफ़ी पीछे हुए था, तो वहाँ क्वेश्चन पूछा था। ये आप ऐसे में कि बिहार में क्या समस्या है, या बिहार में अगर मेंस में कभी लिखेंगे तो आपको ये दिखना पड़ेगा। क्योंकि जब एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे पास क्या है, जनसंख्या लाभांश है, उस लाभांश का फायदा कब उठेगा, जब डॉक्टर हमारे पास होंगे। जब तक लोग हेल्दी नहीं होगा तो कैसे, अगर बीमार पड़ेगा कहाँ इलाज कराएगा। तो आप ये उसको लिंक करके जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मुहैया करना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा चुनौती है। सरकार के प्रयास के बावजूद सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर चिकित्सा नहीं मिल पा रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में समस्या और भी क्या है, गंभीर है। शुक्रवार यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस मौके पर स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में राज्य
कहाँ खड़ा है, सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे सुधरेंगे, इस पर व्यापक पहल की जरूरत है। आलम यह है कि रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का 100% उपस्थिति नहीं होती है। इसका बताइए आगे लिखा हुआ सर्वे 2022-23 कहता है कि बिहार में प्रति 1 लाख पर मात्र 7 डॉक्टर है। प्रति 1 लाख आबादी पर सबसे अधिक अरवल में है, सबसे कम कहाँ है, किशनगंज में डॉक्टर है। ये सर्वे डेटा है। पटना और गया में यह 10 के आसपास है। मरीजों को महीनों मतलब कि लाभ करना है, ये करना पड़ता है, क्या इंतजार करना पड़ता है। राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर 119 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। मतलब कहने की स्थिति काफ़ी ख़राब है। आप यहाँ पे जो है ना एक डेटा डाल सकते हैं यहाँ पे कि 10,000 पर कम से कम 10 डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा कहता है। भारत में आबादी और डॉक्टर और नर्सों के अनुपात बहुत ही कम है। इसका मतलब यह कि नागरिकों की आवश्यकता पूरा करने के लिए परिस्थिति शिक्षक की कमी है। वर्ल्ड जो WHO के अनुसार जो है ना हर देश जो है ना हर 10,000 आबादी के लिए 7.27 डॉक्टर, जबकि WHO कहना है कि 10,000 पर कम से कम 10 होना चाहिए। मतलब नेशनल लेवल पर भी कम है और बिहार में तो काफ़ी कम है ही। तो आप ये डेटा देख सकते हैं। USA में देखिए इतना है 10,000 पे, क्यूबा में देखिए इतना है, देखिए चीन इतना रखा हो, भारत में मात्र कितना है 10,000 पे मात्र 7 ही डॉक्टर है। हमको कम से कम 10 करना पड़ेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा कि बिहार में जो है इसको डेटा फेंक डाल दीजिए। यहाँ दिया हुआ कि कैसे कैसे डॉक्टरों की देखिए कहाँ कितना कमी है। यहाँ भी देखिए काफ़ी देखिए कितना डॉक्टर है, ये सब दिया हुआ। और इसको देख लीजिएगा, मेंस में ये और PT में पूछ सकता है ये। नेक्स्ट चलते हैं। ये मनरेगा शॉर्ट नोट्स में देख लीजिएगा, मजदूरी भुगतान के पैसे नहीं है, फिर भी लोगों को यहाँ काम मिल रहा है। मनरेगा मनरेगा जो है ना हमारे बिहार में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। बिहार सबसे आगे है। पहली बार बिहार ने 24 करोड़ कार्य दिवस सृजित किया। अब तक सर्वाधिक 6700 करोड़ मजदूरी भुगतान हो गया है। तो इसको एक डेटा का देख लीजिएगा, अगर कभी शॉर्ट नोट में आएगा तो इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर महिलाओं को काम देने में बिहार सबसे क्या है, अगर आगे है। अगर महिला एम्पावरमेंट की अगर बात करा जाए तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और हर एक जो है ना जाति धर्म हर एक कम्युनिटी को लोगों को मिल रहा है, SC ST OBC सबको इसमें ये मेंस में देख। बाकी ये PT के राजगीर पुलिस अकादमी को मिली श्रेष्ठ स्थान की ट्रॉफी, संस्थान की ट्रॉफी। मतलब राजगीर स्थित जो बिहार पुलिस अकादमी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का पुरस्कार दिया है। पूरे पूर्वी क्षेत्र में इस शिक्षण संस्थान को पुलिस अधीक्षक की ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन संस्थान होने के कारण ऐसा पुरस्कार मिला। इस संस्थान को इसके पहले 2021 में भी पुलिस अवर निरीक्षकों के जो है ना निरीक्षक के परीक्षण के हेतु पूर्वी भारत में इसको पुरस्कार दिया जा चुका है। इसको आप ध्यान में 2 पुरस्कार इसको अभी तक मिल चुका है। PT का प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गया। फिर विधान परिषद में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, इसको मैं बता देता हूँ इसमें क्या हुआ है। अभी आपको पता है कि चुनाव हुआ है विधान परिषद का, 5 जगह चुनाव हुआ था। अभी जो लेटेस्ट जो स्थिति है विधान परिषद का देख लीजिए। अभी जदयू 24, सबसे अधिक सीट किसके पास है, भाजपा। विधान परिषद की बात बोल रहा हूँ, 75 से मिला सीट है। जदयू 23 है, राजद 14 है, कांग्रेस 4 है, CPI 1 है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखें। बाकी रालोसपा 1 है। तो ये कुछ अक्सर से बड़ी पार्टी ध्यान रखें कितना है, 24 है। बस ये पूछेगा तो आपको इसको PT में एक बार 5 क्वेश्चन से पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, ये जो है मोतीपुर में पहले एथेनॉल प्लांट का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। इसके पहले जो है ना और जगह एक हो चुका है बिहार में। अब ये कहाँ हुआ इसको ध्यान रखिए कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का वर्णन करें, मुरारपुर औद्योगिक क्षेत्र भी एक है जहाँ पर इथेनॉल का प्लांट लग रहा है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमने केंद्र सरकार को 152 इथेनॉल प्लांट का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 17 ही मंजूरी हुआ है। ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ भी थोड़ा कुछ विवाद का इशू है। बाकी जो है इन्होंने विशेष में कुछ नहीं है, ये उद्घाटन हुआ है। बाकी इन्होंने फिर से एक बार कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जिससे बिहार का विकास हो। बाकी इसका मैं मोटा बता ही दिया हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये लोकसभा में सिर्फ 1/3 कामकाज। आप देख सकते हैं कि बजट सत्र में भी ना, लोकसभा में भी संसद की उत्पादकता लगातार घटती हुई जा रही। आप इसको मेंस में लिख दो। बाकी इसको मैं वीडियो में बताऊंगा संसद को कैसे घट रही है। बाकी इथेनॉल का ही हो गया। ये दूसरा प्लांट है, इसके पहले पूर्णिया में जो है आपका लग चुका है। तो ये इसमें जो है ना इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे से और भी कहीं खुलने में, मुजफ्फरपुर में 3 और प्लांट होंगे, पूर्णिया, गोपालगंज, भजपुर, फिर 15 जगहों पर ना ऐसे प्लांट जो है ना खुलने का है। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में खुला था। तो ये PT के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका, तो ये आप आज का पूरा करंट अफेयर्स था। अब आइए आज का जो मॉडल अफेयर कवर करते हैं।
जिनको इसका इंग्लिश का चाहिए पीडीएफ, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूँगा, वहाँ आप वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दोनों मीडियम को एक साथ कवर करने में टाइम बहुत अधिक लगता है, इसलिए इसको खाली सुन लीजिए, बाकी आप वहाँ से इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई जल जीवन हरियाली योजना का विस्तृत वर्णन दीजिए। मैं सिंपल क्वेश्चन बना दिया, आप इसमें देखिए हर एक इसके डायग्राम आपको लिखना पड़ेगा। पहला तो ये भूमिका लिखिए, जल जीवन हरियाली मिशन क्या वो दिखाइए, किस उद्देश्य से लाया गया दिखाइए, योजना की विशेषता और लाभ क्या है, इससे क्या किया जा सकता है इसको दिखाओ, और अंतिम आपको निष्कर्ष लिखना है। तो यहाँ पे वही कि वर्तमान भूमंडलीकृत विश्व व्यवस्था में जहाँ विश्व एक और ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन की समस्या से ग्रसित है, वहीं भारत सहित बिहार सरकार पर्यावरण को संतुलित और हरियाली बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके लिए बिहार सरकार 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की है। आप भूमिका को ऐसे भी कर सकते हैं। भूमिका देखिए कई तरह से लिखा जा सकता है, हाँ, बाकी आपको कोई एक तकनीक डेवलप करके लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। इस योजना के जरिए पर्यावरण परिस्थिति को संतुलित कर जल संग्रह और हरित आवरण को बनाने रखने के उद्देश्य से योजना को इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इस योजना के जरिए 5 चीज़ों पर मेनली फोकस किया जाता है। पहला तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, पौधा लगाना है, कुआं का निर्माण करना है, तालाब का निर्माण करना या उसको रिपेयरिंग कराना है, एक जो है आहार पानी, मतलब कि नाला छोटा सा नाला बना के साहती जल को है ना बेहतर मैनेजमेंट करना, इसका एक प्रयास है। फिर यहाँ पे इस योजना की विशेषताओं को निम्न रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। देखिए इसका विशेषता यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के बाद इसमें किया गया, यहाँ लिखा हुआ है अधिक पौधा लगाइए, सिंचाई का प्रबंधन कीजिए, लगभग 43 लाख जो है पौधे का इसमें लगाने का लक्ष्य है। बाकी 2023 तक लगभग इतना जो है ना करोड़ रुपये का खर्चा हो चुका है। तालाब निर्माण हेतु किसानों को जो है ना कुछ अनुदान दिया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में डैम और छोटी नदियों का निर्माण किया जा रहा है। जो है ना सार्वजनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पराली जलाने के रोक लगाने की बात किया जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ना नए जल स्रोतों का सृजन किया जाए, ये सब इसके तहत जो है ना किए गए प्रमुख जो है ना आपके प्रयास हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वर्तमान सरकारी ग्रामीण विकास विभाग आंकड़े के अनुसार 2022-23 में निम्न कार्य होता है। अब यहाँ क्या कहते हैं, इस तरह का जो है ना दिखा सकते हैं कितना कितना जो है ना कहाँ इस तरह का काम हुआ है। अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो आप इसको बार ग्राफ में दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ जो उपयुक्त योजना के लाभ देखिए क्या क्या लाभ होगा। इसमें खेती सहित सिंचाई के लिए व्यवस्था हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आ जाएगा, हरित पर्यावरण निर्माण होगा, ऊर्जा सुरक्षा, बिजली खपत कमी होगा, भूमिगत जल से सिंचाई कर सकते हैं, किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत होगा, ऊर्जा का हमारा विकल्प का साधन क्या होगा बढ़ेगा। ये सब इसका कहीं ना कहीं लाभ है ओवरऑल पर्यावरण के दृष्टिकोण से। बाकी रहता है इस उद्देश्य से बिहार सरकार 2024 तक शुद्ध जो शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें ये मिशन काफ़ी जो है ना एक बेहतर साबित होने वाला है। तो इस तरह से आप इस आंसर को जो है ना, मैं बार बोलता हूँ जब भी कभी आप मेंस का आंसर लिखें तो इंट्रोडक्शन छोटा सा, फिर मेन बॉडी पार्ट में कुछ फ्लो चार्ट, फिर कुछ तरह का डेटा होना चाहिए। और देखिए ये डेटा जो है, ये जो मैं बताया हूँ, ये इसमें लगभग अभी 10 करोड़ प्लांट लग चुका है। ये थोड़ा सा डेटा पुराना हो गया, पुराना डेटा है, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। लगभग 10 करोड़ इस योजना के तहत 10 करोड़ प्लांट लगभग लग चुका है, इसको देख लीजिए। बाकी ऐसे आप फ्लो चार्ट डेटा डायग्राम से अगर आंसर को अगर लिखेंगे, क्योंकि आप देखिए जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप जितना चीज़ों को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे उतना आपको मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। तो आप इसे करके दिखाइए। बाकी जो है ना अब कल के वीडियो में जो भी करंट अफेयर्स उसको कवर करेंगे। बाकी जो है अभी जिनका 68 मेंस जिनको देना है या 69 मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो अभी एक सीरीज़ शुरू हुआ है जिसमें कि पर डे बेसिस पे लगभग मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। साइंस टेक का मैं सीरीज़ शुरू किया हूँ, तो जिनको भी साइंस टेक में लगता है कि नहीं मेरा तैयारी नहीं है, तो आप उस वीडियो को देख के जल्दी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी 68 जिनको देना है उनके लिए मेंस असाइनमेंट प्रोग्राम और एसए का चल रहा है, वो कर सकते हैं। बाकी 69 के लिए अलग से 10 जो है तारीख से मेंस असाइनमेंट प्रोग्राम न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको भी अगर ज्वाइन होना तो नीचे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।